नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि सीजी टेट के लिए मैं आपके लिए 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये मेरी चौथी क्लास है। और चौथी क्लास में मैं एलसीएम एचसीएफ के ही दूसरे भाग को आज कंप्लीट कराऊंगा। पहले भाग में मैंने एलसीएम और एचसीएफ का पूरा बेसिक बता दिया था। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ के रेशियो पे आधारित क्वेश्चन को कराऊंगा। तो एक बार आप सब लोग ध्यान से देखिएगा और जरूर इनके पहले की वीडियोस को देख लीजिएगा। साथ में बच्चे आप लोग यहाँ पे बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ के मैं बारे में डिस्कस करूँ, लघुत्तम और महत्तम के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो आज बच्चे जो मैं कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ रेशियो पे आधारित क्वेश्चन। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं, मतलब अनुपात पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको आज हम लोग करेंगे। उसको कराने के पहले कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करूंगा और फिर सीधा समय आगे चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे। इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सीधा सा। देखो, सबसे पहली बात, मैंने आपको कल की जो पहले वाला इसका वीडियो था उसमें मैंने एलसीएम के बारे में भी डिस्कस किया था और एचसीएफ के बारे में भी डिस्कस किया था। एलसीएम में एम का मतलब होता था मल्टीपल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते थे गुणज। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और एफ का मतलब होता था बच्चे फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता था गुणनखंड, ठीक है। तो आज मैं रेशियो पे आधारित क्वेश्चन शुरू करने के पहले थोड़ा सा इनका रिवीजन लेके चलूंगा। जैसे मैं बात करता हूँ मल्टीपल की। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? गुणज। क्या बोलते हैं बच्चे? गुणज बोला जाता है मल्टीपल को। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो एक संख्या मैंने 15 रख दिया, एक संख्या मैंने 20 रख दिया, ठीक है। 15 और 20 का अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ मल्टीपल, तो 15 का मल्टीपल कौन होता है? 15। और कौन होता है बच्चे? 30 होता है। 15 का पहाड़ा पढ़ दो, सारे मल्टीपल होंगे। 30, 45, 60, 75, ये सब बच्चे उसके क्या कहलाएंगे? मल्टीपल कहलाएंगे। 20 का मल्टीपल कौन है? 20 है, 40 है, 60 है और 80 है। और इसी तरीके से आगे बढ़ता है बच्चे, ये इसके मल्टीपल है। तो बच्चे यहाँ पे एलसीएम हम, या अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये इसके सबके क्या हो गया बच्चे? मल्टीपल हो गया। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही एलसीएम कहलाएगा। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? लीस्ट कॉमन, जो कॉमन भी हो, दोनों में हो और सबसे छोटा भी हो। तो जो दोनों में हो और जो सबसे छोटा हो वो मल्टीपल कौन सा है? 60 है। इसलिए 15 और 60 का एलसीएम क्या कहला जाएगा बच्चे? 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने कल डिस्कस किया था। तो ये तो पहली बात हमने डिस्कस की थी एलसीएम के बारे में। अब मैं चलता हूँ बच्चे किसके बारे में? एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में चलता हूँ? एचसीएफ के बारे में। तो पहले तो एलसीएम के बारे में इतना मैंने कल आपको बताया था, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब एचसीएफ के बारे में क्या था उस पर भी अब हम चल देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ध्यान से समझना आप लोग कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ में अगर मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, फैक्टर के बारे में मैं बात करूं तो पहले 15 और 20 का फैक्टर अगर लिखता हूं तो फैक्टर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड कौन है? गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या है जो 15 को डिवाइड कर देता है। तो कौन कौन है बच्चे 15 का गुणनखंड? 15 1 से चला जाता है, 3 से चला जाता है, 5 से चला जाता है और खुद 15 से चला जाता है। वैसे 20 का गुणनखंड कौन है बच्चे? 1 से चला जाता है, 2 से चला जाता है, 4 से चला जाता है, 5 से चला जाता है, 10 से चला जाता है और खुद 20 से जाता है। तो ये बच्चे इसके क्या हो गए? गुणनखंड। तो इसमें क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर हो और दोनों में कॉमन हो, उसको एचसीएफ बोलेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है बच्चे? जो दोनों में कॉमन हो। तो कौन है बच्चे? 5 है। कौन है? 5 है। इसलिए बच्चे इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 5। एचसीएफ का मतलब हो गया सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में बच्चे कॉमन है, और एलसीएम मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है। ये दोनों होते हैं बच्चे एचसीएफ और एलसीएम। अब बच्चे जो आज मैं कराने वाला हूँ वो होता है रेशियो पे आधारित क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपात पे आधारित क्वेश्चन। और अनुपात पे आधारित क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ बेसिक बातों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको सारी चीजें समझाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड से शुरुआत करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे अगर मैं कहानी को आगे लेके चलता हूँ तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अनुपात पे आधारित क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? कुछ नंबर्स लिख दे रहा हूँ, कुछ संख्याएं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ संख्याएं मान लो इस रूप में है, कुछ संख्याएं हैं बच्चे और किस रूप में है वो मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे पहली संख्या मान लो a गुणा h है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है बच्चे? b गुणा h है, मतलब इस तरीके से मल्टीपल के फॉर्म में संख्याएं हैं। और तीसरी संख्या क्या है बच्चे? c गुणा h है, ठीक है। और चौथी संख्या एक और है, मान लो d गुणा h। ये 4 संख्याएं हैं आपके पास। अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये कह दूँ कि a b c और बच्चे क्या a b c d जितने भी हैं वो सारे क्या है बच्चे? सह अभाज्य हैं। a b c d सह अभाज्य है, मतलब इनमें से
ABCD का कोई रिलेशन नहीं है। ABCD जितने भी हैं बच्चे वो क्या है, सहभाज्य। जैसे कोई भी संख्या दे दी हो, मैंने ये भी अलग अलग लिख लिया, इतने सारे संख्या, एक काम करता हूँ इतने सारे ना लिख के केवल 2 ही संख्या से आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 2 संख्या है, पहली संख्या AH है और दूसरी संख्या BH है। पहली संख्या क्या AH है और BH है, दूसरी संख्या, और A और B के बीच में एक रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम। और को प्राइम का मतलब क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ। तो हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं बच्चे, सह अभाज्य। सह अभाज्य हिंदी में कहा जाता है। तो सह अभाज्य का मतलब कुछ और नहीं है, बेसिक सा मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन ना हो, मतलब A और B के बीच में कोई भी संख्या कॉमन ना हो, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मैं 3 और 5 बोलूँ तो 3 और 5 सह अभाज्य कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे, क्योंकि 3 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, कोई भी ऐसी संख्या नहीं होती जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे। लेकिन 4 और 8 क्या सह अभाज्य होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि इनका HCF निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका सहअभाज्य नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 7 और 11, क्या ये सहअभाज्य है, बिल्कुल ये है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 और 11 दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये सब क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य। तो मैंने बोला पहली संख्या मान लीजिए AH है, दूसरी संख्या क्या BH है, और यहाँ पे A और B दोनों क्या है बच्चे, सहअभाज्य है। तो याद रखना, अगर मैं इनका HCF निकालना चाहूंगा, क्या निकालना चाहूंगा बच्चे, HCF निकालना चाहूंगा, तो HCF क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे यार H यहाँ भी है, H यहाँ भी है, तो दोनों में जो कॉमन नंबर होता है बच्चे वही क्या होता है, HCF होता है। ये हो गई पहली बातचीत। मतलब HCF क्या होगा बच्चे, H होगा, मतलब यहाँ पे जो कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा बच्चे, HCF कहलाएगा। पहली बातचीत तो ये है, इस चीज को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब आपको ये HCF क्लियर हो गया कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, HCF बोल देते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे ये तो हो गई पहली बातचीत जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि 2 संख्याएं हो, दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा बच्चे, HCF कहलाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, नया स्लाइड ले लेता हूँ, उससे आपको अच्छे बेहतर तरीके से समझाता हूँ। तो जैसे देखो, मान लो कोई संख्या है, मान लो पहली संख्या का जो रूप है वो इस तरीके का है, x इंटू ए, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेशियो वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी संख्या का जो रूप है वो है x इंटू बी। दूसरी संख्या का रूप है वो क्या है बच्चे, x इंटू बी। इतना क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों संख्याओं का HCF फाइंड करो, क्या फाइंड करो, HCF। तो सबसे पहली चीज याद रखना, इन दोनों का HCF जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन कौन है, x है, इसलिए इसका HCF यहाँ पे x कहलाएगा। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि A और B में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जहां पे A और B क्या होना चाहिए, सह अभाज्य। क्या होना चाहिए बच्चे, सह अभाज्य। और सह अभाज्य का मतलब अभी बताया हूँ, सहभाज्य का मतलब अभी बताया हूँ, क्लियर है कि नहीं। तो A और B क्या होना चाहिए बच्चे, सह अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, सह अभाज्य होना चाहिए, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये तो HCF ले लिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों संख्याओं का LCM निकालो, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालो बच्चे, LCM निकालो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो LCM कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे बच्चे, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसको लिखोगे। दोनों में जो कॉमन है वो क्या है बच्चे, x है। ये बात मैं कल बताया था, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं और उसके बाद जो कॉमन नहीं होता उसका भी गुणा कर देते हैं। तो जो कॉमन नहीं है, कौन कौन कॉमन नहीं है, A और B कॉमन नहीं है, तो इसका भी गुणा कर देते हैं। तो कॉमन वाली संख्या और जो कॉमन नहीं है वो संख्या, और इन तीनों का गुणा कर देते हैं, तो वही क्या जाता है बच्चे, LCM। तो याद रखना, LCM निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख दीजिए और जो कॉमन नहीं है उनका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा। तो पहली बातचीत HCF के बारे में हो गया, दूसरी बातचीत LCM के बारे में हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों बात क्लियर होगा। तीसरी बातचीत बच्चे, यहाँ पे एक और बात होता है, ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई 2 संख्याओं का अगर आप गुणा करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो ये बच्चे हमेशा क्या किसके बराबर होगा, इन दोनों के HCF के गुणा के बराबर होगा, HCF और LCM के गुणा के बराबर होगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो भी HCF होगा और पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो भी LCM होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो वो दोनों की संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो 3 बातें बच्चे निकल कर आती हैं और तीनों पे आधारित क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आता है। तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा बच्चे किसके बराबर होगा, उसके HCF के और उसके LCM के गुणनफल के बराबर होगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या सीखने को मिला, अगर कोई 2 संख्याएं हैं तो दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा बच्चे, उसका HCF होगा। उसके बाद LCM अगर लिखना होगा तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उन दोनों का गुणा करके लिख देंगे तो LCM आ जाएगा। और दोनों संख्या LCM हो, मतलब ये LCM आ जाएगा, ठीक है।
और दो संख्याओं का प्रोडक्ट बच्चे हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा और इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, स्टोर करिएगा, ठीक है। तो अब बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ ताकि आपको बेहतर वे में समझ में आ जाए कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखने को कैसे मिलते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिया है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है 15:13, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया है। पहली संख्या अगर 15 है तो दूसरी संख्या कितना दे दिया है बच्चे, 13, तो उनका एचसीएफ कितना है बच्चे, 22 है। और ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है, दोनों संख्याओं का बच्चे एचसीएफ दे दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना दे दिया है बच्चे, 22 दे दिया है, ये एचसीएफ दे दिया है। तो आपको वो संख्याएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संख्याएं। तो सबसे पहली बात, एचसीएफ होता क्या है बच्चे, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो अगर कभी भी दो रेशियो लिखते हैं, जैसे मान लो पहला रेशियो ए के है और दूसरा रेशियो क्या है, बी के है, तो यहाँ पे अगर कोई संख्या कॉमन होता है ना तो कैंसिल हो जाता है, तो रेशियो क्या बनता है, A/B। तो यहाँ पे आप 15:13 भी देख रहे होंगे, इनमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि जो भी कॉमन होगा वो कैंसिल हो गया होगा। तो मतलब अगर आप पहली संख्या, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो कॉमन होता है बच्चे वही क्या कहलाता है, एचसीएफ। ये बात पता था आपको कि जो कॉमन होता है बच्चे, जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि पहली संख्या को अगर आप मान लेते 15x, क्या मान लेते 15x, और दूसरी संख्या को क्या मानना पड़ता, फिर 13x मानना पड़ता, तो यही होता। तो दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है बच्चे, x है, तो कॉमन x है, मतलब इसका एचसीएफ क्या कहलाता बच्चे, x कहलाता। और ये एचसीएफ आपको दे दिया था कितना, 22, तो ये x की वैल्यू आपको 22 दे दिया था। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, तो संख्याएं ज्ञात करना था। तो पहली संख्या क्या है बच्चे, 15 × x है, तो x का मान है 22, तो आप रख दीजिए क्योंकि उसका एचसीएफ दिया हुआ था। तो 22 × 15 कर दीजिए, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। तो कैसे इसका गुणा करना है ये देखो, तो 22 का गुणा पहले किससे करोगे, 1 से करोगे तो 220 हो जाएगा क्योंकि दहाई में है। और 22 का गुणा बच्चे 5 से करोगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। 22 का गुणा 5 से, क्योंकि 22 का गुणा 10 से 220, 220 का आधा 110 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 330 आ जाएगा पहली संख्या। कितना आ जाएगा बच्चे, 330 आ जाएगा पहली संख्या। ये बच्चे गुणा करने का तरीका है, ठीक है ना। गुणा कैसे करते हैं, सब फाउंडेशन वाला वीडियो मेरा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। जैसे 22 का गुणा हमेशा दहाई से किया करो, दहाई कितना 1 है, तो 22 गुणा 1 करेंगे तो 22 आएगा। और दहाई से कर रहे हैं इसलिए 10 का गुणा कर देते हैं तो 220 हो जाता है। 22 × 10 मतलब 220। फिर 22 का गुणा 5 से करेंगे तो 110 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 330। तो ये बच्चे तरीका होता है, बस कुछ नहीं है। 13 गुणे बच्चे 22 कर देते हैं, यहाँ पे गुणा करोगे तो 22 का गुणा 1 से करोगे तो फिर से 220 हो जाएगा। देखो फास्ट करने का तरीका ही है, 22 का गुणा 1 से करोगे तो 220 हो जाएगा, और 22 का गुणा 3 से करोगे तो 22 3 कितना होता है बच्चे, 66 होता है। और 220 को 66 से जोड़ोगे तो 286 बच्चे, ये जवाब आ जाएगा। मतलब वो दो संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी, एक तो आ गया बच्चे 330 और दूसरी संख्या आ गया 286। ये बच्चे दोनों संख्याएं आपका आ चुका है और यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा, और कोई डाउट होगा तो आप बता सकते हैं। ये था बच्चे आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चे प्रॉपर्टी वाले, तो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ, इसको देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बिल्कुल बताइएगा। रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए अगर आपका तकलीफ होगा तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ बच्चे 44 दे दिया है, मतलब दो संख्याओं का आपको इस बारी डायरेक्ट दे दिया है, एचसीएफ दे दिया, मतलब दोनों का कॉमन नंबर दे दिया है बच्चे, 44 दे दिया है दोनों संख्याओं का, ठीक है। संख्याओं के बीच का अनुपात दे दिया है, मतलब और पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात भी दे दिया है। कितना दे दिया है बच्चे, 22 अनुपात कितना दे दिया है, 15 दे दिया है, ठीक है। तो संख्याएं क्या होंगी, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहली बात, दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर 44 दिया है तो अब आप कह सकते हैं कि पहली संख्या क्या हो जाएगा बच्चे। तो ये पहली संख्या अगर आप मानते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगा बच्चे, 22x हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चे, 15x, क्योंकि दोनों 22 और 15 में कोई कॉमन नहीं है ना, 22 और 15 में कोई भी कॉमन नहीं है। तो और दोनों में कॉमन क्या x है, तो इसका एचसीएफ क्या है बच्चे, x है। तो x कितने के बराबर दिया है, 44 के बराबर। तो बस बच्चे दोनों संख्याएं निकाल लीजिए। तो 22 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा, और 22 गुणे 44 करेंगे तो फिर से 22 का गुणा 2 से करेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, सीधा सा 22 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, 88। 22 दूनी कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 दूनी 44 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे गलती से मैं बोल दिया 22, 44 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, अरे यार रुक जाओ थोड़ा सा, ये ना मार्कर थोड़ा कई बार दिक्कत कर देता है, ठीक। देखो तो यहाँ पे 44 का गुणा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और एक जीरो लग जाएगा, और 44 × 2 कितना हो जाएगा, 88,
इनको जोड़ दो तो ये 8 हो गया, 8 8 16, 968 आ गया एक संख्या। क्लियर है कि नहीं? तो गुणा करने का तरीका क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप गुणा करेंगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी और ये जवाब भी आ जाएगा। शायद हमने कुछ 968 बच्चे आ जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी संख्या क्या होगी बच्चे? 15 गुणे x हो जाएगा। तो 15 का गुणा किससे करोगे? 44 से। तो 44 का गुणा 1 से करोगे तो 440 आ जाएगा। और 44 का गुणा 5 से करोगे तो 440 होता है, गुणा 10 करते हैं तो उसका आधा होगा 220। तो इनको जोड़ दो, 0 6 और ये हो गया 6, तो 660 हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोनों संख्याएं आ गया, एक संख्या 968 आ गया, दूसरी संख्या 660 आ गया और ये बच्चे आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो इस तरीके से आसानी से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोला है, क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है बच्चे। एलसीएम कितना दे दिया है? दो संख्याओं का 6300 दे दिया है। ठीक है, उनके बीच का अनुपात दे दिया है, मतलब वो दो संख्याओं के बीच का अनुपात दे दिया है बच्चे कितना? 15:14 दे दिया है। ये दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया है। तो आप ये बताइए कि पहली संख्या को क्या मान लेंगे बच्चे आप? 15x, और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे? 14x। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चे? x हो जाएगा। और अगर आपको एलसीएम लिखना होगा तो एलसीएम कैसे लिखेंगे? दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे पहले। 15x और 14x में क्या कॉमन है? x है। और जो कॉमन नहीं है उसका भी गुणा कर देंगे, तो 15 गुणे कितना कर देंगे? 14। तो ये बच्चे क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो 15 × 14 गुणे x, ये बच्चे एलसीएम आ जाएगा। और यही एलसीएम आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 6300। तो इसको बच्चे कंपेयर कर लेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे? x। जब आपका x आ जाएगा तो वही एचसीएफ होगा, ये आसानी से जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना? तो एलसीएम कैसे लिखते हैं? दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसका गुणा कर देते हैं। तो 15 और 14 में कोई कॉमन नहीं था, ठीक है, इसलिए गुणा करके इसके बराबर हो गया। तो कुल मिला के x × 15 गुणे 14 बराबर कितना हो गया? 6300 हो गया। अब बच्चे इसको थोड़ा मार्कर छोटा ले लेता हूँ ना यार, क्या है कि थोड़ा पॉइंटर ज़्यादा बड़ा हो गया लग रहा है। तो यहाँ से बच्चे आप x निकाल लेंगे। x कितना आ जाएगा? 6300 बटे कितना हो जाएगा? 15 गुणे 14 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 15 से कट रहा है 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 और 15 दूनी 30 और 0, 14 तिहाई 42 हो जाएगा और ये 3 और 0 30 हो गया। तो x का मान कितना आ गया? 30, और x ही एचसीएफ था और इसलिए बच्चे इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 30। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं था इसलिए इसका आंसर जो लिखेंगे वो कितना आ जाएगा बच्चे? 30। तो इस तरीके से बच्चे आप ये रेशियो वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है बच्चे? एलसीएम फिर से दे दिया है, कितना दे दिया है? 1710 दे दिया है। ठीक है, और एचसीएफ कितना दे दिया है बच्चे? 57। तो एचसीएफ इस बार ही दे दिया है 57, तो इस बार एक्स आपको दे दिया है 57। ठीक है, तो पहली संख्या क्या मान लोगे? 57 है। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या मान लोगे? 57 भी, क्योंकि एचसीएफ दे दिया है तो एक्स दे दिया है, तो एक्स ए एक्स बी मानने की जगह 57 है, 57 भी मान लो। तो कभी भी एचसीएफ दे दे तो इसी तरीके से शुरुआत करोगे तो आसानी से होगा। तो कितने जोड़े संख्याओं के बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो एचसीएफ दे दिया है इतना और ये दे दिया है एलसीएम इतना दे दिया है 1710। तो कितने जोड़े संख्याओं के बनाए जा सकते हैं ये पूछा, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जोड़े बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये बताओ, ये दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। तो दोनों में कॉमन 57 है और जो कॉमन नहीं है वो ए बी है। तो ये एलसीएम कितने के बराबर होगा? 1710 के बराबर होगा। तो ये बताइए ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 57 से भाग चला जाएगा, 57 तिहाई और ये 0, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चे? 30 आ जाएगा। ठीक है ना, ए बी बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। और ए और बी का गुणा जो है वो 30 है। और ये पता है कि आपको कि ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो ए और बी का जो रिलेशन होना चाहिए वो सहअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहअभाज्य, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ए बी ढूंढिए जिसपे गुणा करने पे क्या आए? 30 आए और दोनों में कोई कॉमन ना हो। तो पहला तो मिल गया 1 गुणे 30, पहला पेयर ये मिल गया। ए का मान 1 रख लेंगे, बी का मान 30 रख लेंगे, तो पहला ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा? ए और बी का ऐसा कौन सा मान रखें कि गुणा करने पे 30 आए और दोनों में कोई कॉमन ना हो? तो 2 गुणे 15, दूसरा बनेगा 2 गुणे 15, 2 और 15 में भी कोई कॉमन नहीं है तो ये भी ठीक है। बच्चे 3 गुणे 10, क्या इसको लेंगे? बिल्कुल ठीक है, 3 गुणे 10 का भी एक पेयर है। 3 और 10 में कोई कॉमन नहीं होता। ठीक है, 3 और 10 में कोई कॉमन नहीं होता, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इतना ले लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 4 के पहाड़ा में 30 आता ही नहीं है, तो 4 से तो होगा नहीं। 5 × 6, 5 6 30, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है 5 और 6 में। उसके बाद 6 और 5, फिर से क्या सोच रहे होगे आप कि 6 और 5 भी ले लेते हैं? तो 6 और 5 फिर से नहीं लेंगे, क्योंकि जब आपने 5 और 6 ले लिया है तो 6 और 5 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही जोड़ा कहलाएगा। क्योंकि जोड़ा का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे दूल्हा और दुल्हन, मान लो शादी हो रही है,
ये क्या है बच्चे, दूल्हा है, और ये क्या है बच्चे, दुल्हन है। ठीक है, ये दुल्हन है, ठीक है, और ये क्या है बच्चे, दूल्हा है। इन दोनों की शादी हो रही है, तो ये दोनों कितने जोड़े कहलाएंगे, एक जोड़ा कहलाएगा, हाँ या ना। तो अभी दूल्हा आगे दुल्हन पीछे, तो एक जोड़ा है। अगर दुल्हन आगे हो जाए और दूल्हा पीछा हो जाए तो भी बच्चे एक ही जोड़ा कहलाएगा कि नहीं। तो जोड़ा थोड़ी बदल जाएगा, चाहे दुल्हन को आगे रख लो या दूल्हे को आगे रख लो, जोड़ा तो एक ही कहलाएगा। तो यहाँ पे एक ही पेयर कहलाता है। तो 5 को आगे कर लो या 6 को आगे कर लो, जोड़ा एक ही कहलाएगा। इसलिए 5 6 के बाद 6 5 आपको काउंट नहीं करना, और आगे फिर रिपीट करेगा। 10 3 नहीं लेना है, 15 2 नहीं लेना है, क्योंकि आप 2 15 ले चुके हैं, 3 10 ले चुके हैं। तो कितने पेयर बन गए बच्चे, 4 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए, 4। तो 4 जोड़े संभव हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा बच्चे, 4 पेयर होगा, और यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। तो ए और बी का मान होगा, वही तो पेयर डिसाइड करेगा, क्योंकि ए का मान 1 रखेंगे तो बी का मान 30 रखेंगे, उसके हिसाब से कोई संख्या आ जाएगा। अगर ए का मान 2 रखेंगे, बी का मान 15 रखेंगे तो कोई दूसरी संख्या आ जाएगा। ऐसे 4 पेयर बनेंगे संख्याओं के, क्लियर है ना। तो 4 पेयर पॉसिबल है, और यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर मान लो इसमें पूछ लिया होता वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे 57 है, ये पहली संख्या, तो 57 गुणे कितना करते, ए का वैल्यू 1 रखते। दूसरी संख्या क्या रखते हैं, 57 गुणे कितना होता बच्चे, बी का वैल्यू कितना होता, 30 होता। तो ये हो गया पहला पेयर। दूसरा पेयर बनाते तो 57 इंटू 1 है, तो 57 इंटू कितना करते, 2 करते। और दूसरे में क्या होता, 57 गुणे कितना होता बच्चे, 15 होता। फिर 57 गुणे 3, 57 गुणे 10, 57 गुणे 5, 57 गुणे 6, इस तरीके से बच्चे 4 बनते। क्लियर है ना। लेकिन आपको ये ऐसे नहीं फाइंड करना था, आपको बस पेयर बताना था, इसलिए 4 पेयर आपका जवाब होगा। अगर संख्या पूछता तो संख्या भी निकाल सकते थे 4 प्रकार की। उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार ध्यान से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है, पहले हम इसको देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। पांचवा क्वेश्चन बोला है, यदि संख्याओं का एलसीएम 1680 है। एलसीएम दे दिया है बच्चे कितना, 1680, और एचसीएफ कितना दे दिया है बच्चे, 42। एचसीएफ दे दिया है 42। तो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली बात, एचसीएफ दे दिया है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 42A, क्योंकि दोनों संख्याओं में 42 कॉमन होगा, तभी तो एचसीएफ कहलाएगा। और दूसरी संख्या हो जाएगा 42B। अगर मैं इसका एलसीएम लिखना चाहूंगा तो पहले कॉमन को लिखूंगा 42 है, और जो कॉमन नहीं उसको लिखूंगा 42AB, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1680। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 है बच्चे, 40 चौके 160 होता है, तो ये चौके कट जाएगा, और ये ए बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 40 आ जाएगा। ठीक है ना। और ए और बी के बीच में संबंध क्या होना चाहिए बच्चे, सहभाज होना चाहिए। ये भी क्लियर है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं ना, कॉमन होता तो एचसीएफ में चला जाता। तो यहाँ पे ए और बी ऐसा देखना है कि गुणा करने पे 40 से कितने पेयर बनेंगे। तो पहला पेयर तो 1 गुणा 40 का है, ठीक है। दूसरा पेयर बनेगा 2 और 40 का नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 40 में 2 कॉमन होता है ना। 2 गुणा 40, 2 गुणा 20 का इसलिए पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 2 और 20 में 2 कॉमन होता है। 2 गुणा 20 का पेयर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 2 और 20 में 2 कॉमन होता है। कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, दो दोनों को डिवाइड कर देता ना। तो 3 का बनेगा नहीं, 4 का बनेगा नहीं, 4 इंटू 10 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 4 और 10 में भी 2 कॉमन होता है। 4 से 2 से भी जाता है, 10 भी 2 से जाता है। तो अगला 4 का नहीं बना, 5 का, 5 अट्ठे 40 होता है, तो 5 अट्ठे बिल्कुल होगा। 5 और 8 में कोई कॉमन नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब दोनों का एचसीएफ एक है। 5 के बाद 6 वाला होगा नहीं, 7 वाला होगा नहीं, 8 वाला, 8 5 पे उल्टा मानने लगेगा, मतलब कितने पेयर पॉसिबल है, 2 पेयर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चे एलसीएम और एचसीएफ के। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। और भी क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के लिए, बट समय कम है, तो ये एलसीएम एचसीएफ आपका कंप्लीट होता है। अभी बस फ्रैक्शन और पावर वाले क्वेश्चन है, तो उसको बहुत ही आसानी से बता देंगे, उसको छोड़ दो अभी। ठीक है ना, तो इतना करा दिया हूँ, अगली क्लास में कुछ नया पढ़ा दूंगा। और अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे बचते हैं, क्योंकि हम लोग जब क्लास में कराते हैं ना, इसको डेप्थ में पढ़ाते हैं, तो करीब आपका 40 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि समय कम है, आपका सीजी टेट का पेपर नजदीक है। मेन चीज बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है। ठीक है, तो ये एलसीएम एचसीएफ का एक क्लास हो गया। अगर एक आध लगेगा आपको कि एक आध और क्लास लेना है तो कमेंट करके बता देना, तो मैं एक आध क्लास और ले लूंगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट में अब इसका नया चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको। तो कुछ आपका एडवांस मैथ्स की कुछ चैप्टर्स हैं, उनको मैं पढ़ा दूंगा थोड़ा सा, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी और भी चैप्टर होंगे, डेली एक क्लास होगा, तो आराम से 17 टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम के पहले। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नोटिफिकेशन के लिए आप इसको बेल आइकन को प्रेस कर लेना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको क्लासेस का इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।